हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेके आए, आपकी इस साल नौकरी लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको म्यू के बारे में बता दिया था, ई के बारे में बता दिया था। अब हम यहां पर इस लेक्चर में जी और के बारे में पढ़ेंगे। शेयर मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस के बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ये लेक्चर प्लीज ढंग से पढ़ लीजिएगा। इनके बीच की जो रिलेशनशिप है उसको ढंग से लिख लीजिएगा और यहां पे अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा, क्योंकि कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इसके ऊपर क्वेश्चन ना पूछा गया हो। रिलेशनशिप के ऊपर तो हमेशा ही क्वेश्चन पूछा गया है। आपको म्यू और ई की वैल्यू दे देंगे, जी पूछने के लिए बोल देंगे, जी और ई की वैल्यू दे देंगे, आपको के पूछने के लिए बोल देंगे। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो यहां पर आपका शेयरिंग स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था। अब सीधा आते हैं हम हमारे शेयर मॉडुलस पर। चलिए, तो हम जब ई की वैल्यू की बात कर रहे थे, ये कैसे निकाला था, हमने किया था आपका यहां पे टेंसाइल लोडिंग टेस्ट। टेंसाइल लोडिंग टेस्ट किया था यूजिंग यूटीएम मशीन। उसमें क्या हो रहा था आपका, यहां पे इस तरीके से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आया था आपके माइल्ड स्टील में, और यहां पे जो स्लोप थी उसको मैंने ई बोल दिया था। तो ई वाज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, उसी तरीके से जी को निकालने के लिए यहां पर हम क्या करते हैं, टेंसाइल लोडिंग टेस्ट नहीं करते हैं, टोर्जन टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, टोर्जन टेस्ट करते हैं। यहां देखो लिखा होगा इसमें कहीं, एक मिनट। ये सब बातें जो ऊपर है सब मैंने बता दी ऑलरेडी। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम टोर्जन टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो फिर वरना कमेंट में लिखोगे सर बढ़ाया नहीं, ये ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको कि हम आपका पॉजिटिव शेयर स्ट्रेन कब लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे। जब एंगल कम होगा तो पॉजिटिव लेते हैं, बढ़ता है तो नेगेटिव लेते हैं। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इसलिए मैं इसको नेग्लेक्ट कर दे रहा हूं, बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं कर रहा हूं, आपका टाइम बर्बाद होता है। तो जी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे टोर्जन टेस्ट और यहां पे प्लॉट करेंगे अगेन हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो जब मैं यहां पे, और यहां पे स्ट्रेस स्ट्रेन की जगह यहां में बेटर है बोलना ये रहेगा सही, हम शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का कर्व ड्रॉ करेंगे और उसका कर्व जो आता है इट इज सिमिलर टू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अंडर टेंसाइल लोडिंग टेस्ट। ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। उसमें भी आपका इनिशियल पोर्शन लीनियर होता है, उसमें भी यील्ड पॉइंट आता है, अल्टीमेट पॉइंट आता है, ये सब चीजें सेम आती हैं। लेकिन जो अमाउंट है या फिर बोलूं उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। यहां पे यील्ड पॉइंट और अल्टीमेट पॉइंट होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली हाफ दैट यू गेट फ्रॉम द टेंसाइल टेस्ट। तो यहां पर जो वैल्यू आती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली हाफ दैट यू गेट इन द टेंसाइल टेस्ट लोडिंग। ठीक है, तो इसमें भी आपका इनिशियल पोर्शन लीनियर है, इसमें भी आपकी यहां पर क्या आता है, यहां पर आपका सिंस हमारा यहां पर इनिशियल पोर्शन लीनियर आता है, देयरफॉर प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट भी आती है। देयरफॉर जिस तरीके से आपका स्ट्रेस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हमारा आया था, या फिर बोलूं ऐसे, उसी तरीके से यहां पर भी क्या होता है, शेयर स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ जाता है आपके शेयर स्ट्रेन से। तो यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो आपका यहां पर एक साइन कांस्टेंट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जी। और जी क्या है, दिस इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शेयर मॉडुलस, ये चीज यहां पर होती है। क्लियर है। तो जिस तरीके से ई आपको बता रहा था, क्या बता रहा था, वो आपको बता रहा था स्टिफनेस के बारे में कि अगर मैं लोड लगा रहा हूं उसमें कितनी डिफॉर्मेशंस आएंगी, ये आपका ई मेरे को बता रहा था। ठीक है, ई ज्यादा होगा, ई कम होगा, उस हिसाब से आप पता लगा ले रहे थे। उसी तरीके से यहां पर जी मेरे को क्या बता रहा है कि अगर मैं लोड लगा रहा हूं तो वहां पर आपका डिफॉर्मेशन कितना होगा, ये एक जी की वैल्यू मेरे को एक आइडिया दे देती है इसके बारे में, अगर मेरे को कंपेयर करना है दो मटेरियल के बीच में। चलिए नेक्स्ट। तो यहां पर मैं इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, ई और जी के बीच की रिलेशनशिप के बीच का डेरिवेशन है, किसी काम का नहीं है आपके वनडे एग्जाम के लिए, यहां तक ईएससी में भी नहीं पूछा जा रहा है। तो ये चीज आप याद रखना। अच्छा एक चीज याद रखिए, आपको म्यू की वैल्यू मैंने आपको बताई थी इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए वेरी करती है 0 से 0.5 के बीच में। कहां से कहां वेरी करती है, 0 से 0.5 के बीच में वेरी कर रही है।
तो अगर आपका फॉर्मूला जो है G इज इक्वल टू ई ओवर 2 × 1 प्लस म्यू है, यहां पर अगर जीरो वैल्यू पुट कर रहे हैं, अगर म्यू की जगह जीरो वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो G की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी E/2। और अगर मैं यहां पर 0.5 वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो यहां पे G की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E/3। तो यहां पे G की वैल्यू जो है वो आपकी E/3 से E/2 तक वेरी कर रही है, वो E के बराबर नहीं हो रही है। फॉर योर इंजीनियरिंग मटेरियल याद रखना इस बात को, क्लियर है। यहां पर G जो है, G इज लेस देन E, ये चीज याद रखना प्लीज, इट इज नॉट इक्वल टू E। तो इसकी वैल्यू इसके पीछे वेरी कर रही है। ये जो मैं बातें बोल रहा हूं ना, G इज नॉट इक्वल टू E या G इज लेस देन E, ये मत सोचना कि भाई सिर्फ ऐसे ही बोल दे रहा हूं, इसके ऊपर क्वेश्चंस बने हुए हैं, जाके जीपीएससी एई का पेपर उठा लेना, 2021 का, 21 का है, ऐसी एक पेपर है खाली। अभी तो मैंने एक पेपर रेफरेंस दिया है, ऐसे कितने एग्जामिनेशन होंगे जिसमें क्वेश्चन पूछे गए होंगे इसके ऊपर। तो जो बातें बोल रहा हूं साथ साथ नोटबुक में नोट करते रहिए। नेक्स्ट, यहां पर आपका एप्सिलॉन एक्स कैसे निकालते हैं बता दिया है, एप्सिलॉन वाई कैसे निकालते हैं बता दिया है, एप्सिलॉन जेड कैसे निकालेंगे ऑलरेडी आपको मैंने समझा दिया है पिछले बार लेक्चर में। आपका स्ट्रेस, जो शेयरिंग स्ट्रेस होगा एक्स वाई डायरेक्शन में या वाई जेड और जेड एक्स डायरेक्शन, वो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। सिंपल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू जी होता है, जी इधर आ जाएगा आपका, आप इस तरीके से शेयर स्ट्रेन निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इसी वैल्यू को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा इधर देखिए, यहां पर ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर लिखा है, और यहां पर मैंने लिख दिया है आपका 1 2 3। अगर मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना होगा तो यहां पे मैं कैसे लिखूंगा, a इंटू 1 प्लस b इंटू 2 प्लस c इंटू 3, यही तो होगा। ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे होता है, ये इससे होता है। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन आती होगी। तो यहां पर देखिए, यहां पर इसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में दे दिया है, इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में दे दिया है। यहां पर हमने आपके स्ट्रेस लिख दिए हैं, और यहां पर आपके कांस्टेंट्स जो होते हैं ई और म्यू और जी, ये वाली वैल्यू यहां पे हमने लिख दी है। तो अगर आप यहां पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस वाले टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे, फर्स्ट टर्म फर्स्ट से, इसको किससे करेंगे, इससे करेंगे, इसको किससे करेंगे, इससे करेंगे, ठीक है। फिर जीरो को इससे, देन अगेन जीरो को इससे, देन इसको अगेन जीरो को इससे, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1/e इंटू सिग्मा एक्स प्लस माइनस म्यू अपॉन ई इंटू सिग्मा वाई प्लस माइनस म्यू अपॉन ई इंटू सिग्मा जेड। तो यहां पर आपकी ये वाली इक्वेशन बन के आ जाएगी, एंड ये किसके बराबर होगी, फर्स्ट टर्म के एप्सिलॉन एक्स के बराबर होगी। तो बस उसको यहां पर आपके किसके फॉर्म में लिखा हुआ है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है। तो प्लीज देख के घबराए नहीं। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं हमारे रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड के। तो जी और आपके यहां पे ई के बीच में हम आ गए हैं, अब जी और सॉरी ई और के बीच में देखते हैं। तो यहां पर आपको याद होगा, मैंने आपको एक क्वेश्चन, एक डेरिवेशन कराया था ऑफ योर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेट वाज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइडेड बाय ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू, जहां पर मैंने आपको बोला था कि म्यू की वैल्यू अगर 0.5 है तो एप्सिलॉन वी जीरो हो जाएगा। तो प्योर इलास्टिक मटेरियल में जो एप्सिलॉन वी या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है वो आपका जीरो होता है, ये चीज आपको मैंने बताई थी, ठीक है। अब जरा देखिए, इसको मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं ताकि मेरे को जगह मिल जाए। देखिए, तो मेरे पास यहां पर ये एक क्यूबॉइड था, इसके ऊपर हमने क्या लगाए थे, स्ट्रेसेस लगाए थे, सिग्मा एक्स सिग्मा जेड और इधर आपका सिग्मा वाई। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए आपका सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा जेड है, तीनों जो है वैल्यू आपकी सेम है। सर ऐसा कब होगा, इसका बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। फॉर एग्जांपल आपका जो एक ये पानी का लेवल है, आपने क्या किया है, इस क्यूबॉइड को पानी के अंदर रख दिया है, तो आपके हर एक प्लेन पर जो आपके प्रेशर आता है वो सेम लगता है।
हर एक प्लेन पे जो प्रेशर आता है वो आपका सेम लगता है। सर प्रेशर भी आता है पानी की वजह से? हाँ आता है। आपको याद होगा अभी एक इंसिडेंस हुआ था कि एक सबमरीन समुद्र के अंदर गई थी टाइटैनिक को देखने के लिए, और वो वहां पे कोलैप्स कर गई। वो कैसे कर गई? क्योंकि उसमें क्या हुआ, आपके पानी जो कर रहा था वो प्रेशर लगा रहा था, जो उसका मटेरियल है वो प्रेशर झेल नहीं पाया और एकदम से क्या हुआ, वो कोलैप्स कर गई। और पॉइंट सेकंड्स में, ठीक है, पूरे एक सेकंड में नहीं, सेकंड के भी एक फ्रैक्शन में सारे लोगों की डेथ हो गई। तो आपका जो पानी है वो प्रेशर लगाता है, और यहां पे जो प्रेशर लगेगा हर एक प्लेन पे आपका सेम अमाउंट का लगेगा। चलिए, तो अगर आपके यहां पर वैल्यू आपकी सेम है, तो यहां पर आपका एप्सिलॉन वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये होती है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाय ई इंटू 1 - 2 म्यू होती है। यहां पर अगर मैं इन सबको इक्वल टू सिग्मा लिख दे रहा हूं, तो क्या मैं यहां पे इसको 3 सिग्मा बाय ई इंटू 1 - 2 म्यू लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं। तो ये मेरे पास एप्सिलॉन वी की वैल्यू आ गई है। अच्छा एक चीज देखिए, यहां पे जो के होता है इसको मैं बल्क मॉडुलस बोल रहा हूं। बल्क मॉडुलस क्या होता है? दिस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, प्रेशर कौन सा? यहां पे इस मेन चीज यहां पे यह है कि हर एक प्लेन पर आपका प्रेशर जो आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। तो वहां पे हमारा क्या आता है? आपका वॉल्यूमेट बल्क मॉडुलस आप वहां पे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, तो आपका यहां पर अप्लाइड प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज योर बल्क मॉडुलस। तो एप्सिलॉन वी की वैल्यू मैं सिग्मा बाय के लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं। तो यहां पर आप क्या कीजिए, इसकी वैल्यू उठा के यहां पे रख दीजिए, तो आपका सिग्मा बाय के इज इक्वल टू 3 सिग्मा बाय ई इंटू 1 - 2 म्यू होगा। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, आपका यहां पर ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई विल बी इक्वल टू 3k इंटू 1 - 2 म्यू। तो ये चीज याद रखना, आपके इसके बीच में एक रिलेशनशिप यहां पे डेवलप हो गई है। ये रिलेशनशिप मेरे को यहां पे ड्राइव करने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको जी बता रखा था, 1 मिनट की यहां पे डेरिवेशन थी, इसलिए मैंने आपको ये करा दी है। अच्छा एक चीज और, अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में बात ही करी है, तो इस पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि किस कंडीशन में आपका एक ब्रिटल मटेरियल वो डक्टाइल फेलियर शो कर सकता है। किस कंडीशन में आपका ब्रिटल मटेरियल एक डक्टाइल फेलियर शो कर सकता है? डक्टाइल फेलियर का मतलब क्या है कि आपकी पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन जो है वो आपकी 5% से ज्यादा हो। याद है, पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन क्या हो? वो आपकी 5% से ज्यादा हो। तो इसका आंसर ही है जब उस पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा हो। देखिए क्या है, यहां पर मेरे पास क्यूबॉइड है, यहां पर मेरे पास क्यूबॉइड है, इस पर आपका ये पानी की वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लग रहे हैं। ठीक है, अब जब आप इसको खींच रहे हैं, अब जब आप इस पे स्ट्रेसेस लगा रहे हैं, जब आप इस पे स्ट्रेसेस लगा रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे? वो इन स्ट्रेस जो ऑलरेडी उस पे आपका स्ट्रेस लग रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, वो उसको नलीफाई करेंगे। ठीक है, वो उसको काउंटरएक्ट करेंगे। आई होप बात समझ आ रही होगी। उसके बाद फिर मटेरियल पे स्ट्रेंथ आएगी उसकी। तो उसका पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन जो होता है वो 5% जनरली ज्यादा देखने को मिल जाता है। देयरफॉर आपका अगर पूछा जाए ब्रिटल मटेरियल कब डक्टाइल फेलियर शो कर सकता है, इसका आंसर क्या है? व्हेन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज अप्लाइड ओवर इट। अच्छा एक चीज और, अब जब आई क्या है, चलो पहले ये बता देता हूं, फिर एक क्वेश्चन मेरे को बताना है आपको। यहां पे मैंने क्वेश्चन भी रखा हुआ है, 1 मिनट। ये क्वेश्चन तो है ही, और भी है, सेंट वेनेंट प्रिंसिपल, ये सब चीजें मैं बताऊंगा। एक और क्वेश्चन था, हाँ ये क्वेश्चन स्ट्रेन एनर्जी का क्वेश्चन है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये गेट में भी आया हुआ है, तो ये चीज भी मैंने आपको समझानी है। पहले मैं बता देता हूं पूरी चीज, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए, तो यहां पर आपको ई और के के बीच में रिलेशनशिप पता चल गया है। तो ये जो रिलेशनशिप्स हैं, प्लीज इसको गर्लफ्रेंड के बर्थडे की तरह याद रख लो, भूलना मत गलती से भी। भूलोगे तो अंजाम आपको पता ही है। चलिए, तो यहां पे ये सारी रिलेशनशिप्स आपके सामने हैं, ये आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। अब देखिए, यहां पर अगर मेरे पास होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल है, होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल है, तो उसमें क्या है, यहां पे मेरे पास 4 इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? एक ई है, एक के है, एक म्यू है, एक जी है। ठीक है, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक है, देयरफॉर क्या होगा? अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं, तो अगर मेरे को इस पॉइंट का ई पता है, तो इस पॉइंट का भी तो ई पता है मेरे को।
ठीक है, होमोजेनस है तो सारी प्रॉपर्टीज पॉइंट टू पॉइंट सेम रहेंगी। अगर मेरे को इस डायरेक्शन का ई पता है तो इस डायरेक्शन का भी तो ई पता है, क्योंकि आइसोट्रोपिक है। याद है होमोजेनस आइसोट्रोपिक के बारे में बताया था, दोबारा थोड़ा मैं रिपीट कर देता हूं। होमोजेनस का मतलब क्या था? एक मिनट, ये मेरे पास एक बॉडी है, इसमें एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसमें एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है, इसमें आपकी एक डायरेक्शन ये है, एक ये है और एक ये है। अगर पॉइंट होमोजीनस है इसका मतलब क्या है कि अगर इस डायरेक्शन में ई प्रॉपर्टी है, इधर भी क्या होगी? ई होगी। ठीक है, समझ आ रही बात? अगर आइसोट्रोपिक है, आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है कि अगर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ई प्रॉपर्टी है तो इसमें भी ई आएगा, इधर भी ई आएगा। ठीक है, तो सिमिलरली अगर इधर ई है तो ये भी ई होगा और ये भी ई होगा। तो अगर आप एक पॉइंट के ई, जी, के और म्यू निकाल लें तो सारे पॉइंट के आप निकाल सकते हैं। समझ आ गई बात? तो यहां पे आपके स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए यहां पे आपके क्या है, यहां सॉरी इलास्टिक, यहां पे इलास्टिक इलास्टिक कांस्टेंट जो है वो कितने हैं? वो हमारे हमें चार है हमारे पास अवेलेबल, ई, के, जी एंड म्यू। अब जरा एक चीज देखिए, अगर मैं यहां पे पूछूं, यहां पे ये है टोटल टोटल इलास्टिक कांस्टेंट्स। अगर मैं आपसे पूछूं इंडिपेंडेंट कितने हैं, इंडिपेंडेंट कितने हैं बेटा? इंडिपेंडेंट जो है वो आपके दो हैं। दो क्यों है? अगर यहां देखो, अगर मेरे को ई और म्यू की वैल्यू पता है, क्या मैं रिलेशनशिप से जी की वैल्यू नहीं निकाल लूंगा? अगर मेरे को ई और म्यू की वैल्यू पता है, क्या मैं रिलेशनशिप से के की वैल्यू नहीं निकाल लूंगा? अभी तो रिलेशनशिप सारी बताई आपको मैंने। या फिर अगर मेरे को ई और जी की वैल्यू पता है, क्या मैं के और म्यू की वैल्यू नहीं निकाल लूंगा? निकाल लूंगा। तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ दो कांस्टेंट चाहिए, आप बाकी दो डिराइव कर सकते हैं। देयरफॉर इंडिपेंडेंट हुए दो और टोटल हुए चार। ये चीज लिख लो नोटबुक में, एग्जाम में पूछी जाती हैं ये सब चीजें। ठीक है, लो बेटर है, एक टेबल बनी हुई है, यही इसमें होगी, टेबल बनी होगी। रुको, नहीं बनी? ये होनी चाहिए थी यार टेबल। ये टेबल मैंने ऑलरेडी यहां रखी हुई थी। हाँ ये रही। तो ये टेबल देख लो, ये चीज लिख लो, होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक। अगर आपका ऑर्थोट्रोपिक हो, ऑर्थोट्रोपिक में आपके इंडिपेंडेंट नाइन होते हैं। नाइन क्यों होते हैं? क्योंकि आपका यहां पर क्या होता है, ऑर्थोट्रोपिक में हर एक डायरेक्शन, जो तीन परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, उसमें आपकी यहां पर जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती हैं। वो क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। तो आपके क्या चाहिए? इस डायरेक्शन का भी आपको यहां पे ई, म्यू और जी चाहिए, इधर का भी तीन डायरेक्शन का चाहिए। समझ आ गई बात? तो तीन 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 आपके हो गए नौ। तो नो इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट चाहिए ऑफ फॉर योर होमोजेनियस ऑर्थोट्रोपिक, एंड टोटल होते हैं 12। टोटल होते हैं 12। ठीक है, चार थे, ई, के, म्यू, जी। आई होप बात समझ आ रही होगी आपको। चलिए, यहां पे मेरे को तीन चाहिए। ठीक है, ये तीनों की वैल्यूज चाहिए हर एक डायरेक्शन में, तभी मैं बाकी सब निकाल पाऊंगा। वहीं मैं बात कर रहा हूं मेरे होमोजीनियस एंड एनआइसोट्रोपिक की, तो इसके तो भैया होंगे इनफाइनाइट, क्योंकि हर एक डायरेक्शन में क्या होंगे, आपकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो डिफरेंट होंगी। यहां का ई अलग होगा, यहां का ई वन, ई टू, ई3, ई4, ई5। तो अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज अगर आपको चाहिए तो अलग अलग वैल्यू आएंगी, तो ये तो होंगे इनफाइनाइट। एंड इंडिपेंडेंट यहां पे जो निकल के आते हैं ये होते हैं 21। जो इंडिपेंडेंट निकल के आते हैं ये होते हैं आपके 21। इस चीज को याद रख लेना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। फिर कहते हो कि हमसे क्वेश्चन नहीं लगते हैं क्योंकि आप बेसिक चीजों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। चलिए, तो ये सब चीजें आपको आई होप समझ आ गई होगी। इससे पहले हम आगे बढ़ें, एक यहां पर क्वेश्चन देखते हैं, जो मैंने क्वेश्चन दिखाया था अभी। क्वेश्चन क्या कह रहा है?
क्वेश्चन कह रहा है इफ U1 एंड U2 आर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू एक्सियल टेंसाइल फोर्सेस P1 एंड P2 रेस्पेक्टिवली, द स्ट्रेन एनर्जी U स्टोर्ड इन सेम बार ड्यू टू कंबाइंड एक्शन P1 एंड P2 विल बी। तो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए मेरे पास, अच्छा यहां पे ब्लैक यूज कर लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास यहां पर एक बार है, इस बार पे मैंने क्या किया, P1 लोड लगाया, तो आपकी जो स्ट्रेन एनर्जी यहां पे स्टोर हुई वो हुई U1। बेटा स्ट्रेन एनर्जी का आपका फॉर्मूला क्या था, वो था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम। दिस वॉज स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम रेजिलियंस बोल रहे थे, ये सॉरी मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस बोल रहे थे। सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E वाज मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, उसको हमने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया था, तो हमें क्या मिल गया था, रेजिलियंस मिल गया था, या फिर प्रूफ रेजिलियंस में बोलूं मिल गया था। तो यहां पर अगर यहां पर वैल्यू पुट करूं, सिग्मा होगा मेरा P बाय ए, इसको वैसे हम डराइव करा रखा है मैंने, चलो दोबारा करा देता हूं। आपका सिग्मा होगा P बाय ए अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम होगी A इंटू एल। तो यहां पर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सोल्व करके P स्क्वायर एल अपॉन 2AE, ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है। क्लियर होगी बात, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज यहां पे काम आएगी, समझाना है जो आपको मैंने, इसको लिख लो अगर नहीं लिखा है आपने, क्योंकि ये चीज ना जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आपका स्ट्रक्चर, वहां पर भी ये चीज आपको बहुत ज्यादा काम आएगी, जब मैं डिफ्लेक्शन निकालनी होंगी, ये फॉर्मुलेस काम आएंगे। चलिए, तो जब यहां पर P1 लोड लगा है तो स्ट्रेन एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है, वो हो रही है U1। जब क्वेश्चन कह रहा है जब यहां पे लोड लगाया आपने P2, जब लोड लगाया आपने यहां पर P2 तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो रही है U2। अब आपने क्या किया, आपने यहां पे लोड लगा दिया, अब यहां पे आपने लोड लगा दिया, अब आपने लोड लगा दिया P1 प्लस P2 का, ठीक है। उस समय जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो रही है वो U हो रही है। तो P1 लोड लगाया था तो U1, P2 लोड लगाया था तो U2, P1 प्लस P2 लोड लगाया है तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो रही है U। तो यहां पे इनके बीच में U1, U2 और U के बीच में रिलेशनशिप पूछी गई है। अच्छा बेटा याद रखो, याद करो, क्या ये सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल यहां पे एप्लीकेबल हो सकता है क्या, याद कीजिए, क्या यहां पे सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो सकता है। P1 यहां पे P2, तो आपका U1 और यहां पे U2। तो जब यहां पे क्या था, यही तो बताया था मैंने आपको कि यहां पर आपका अलग अलग लोड लगा रहे हैं, यहां पर अलग अलग लोड लगा रहे हैं, इनका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, P1 प्लस P2, तो स्ट्रेन एनर्जी हो रही है U। तो क्या U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, कमेंट में बताइएगा आपके दिमाग में यस आया या नो, ठीक है। नहीं लिख सकते हो, क्यों, सुनिए इस बात को, ये चीज आपकी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तब वैलिड होती है जब आपका जो पैरामीटर है वो फोर्स के लीनियरली वेरिएबल हो। फॉर एग्जांपल जब मैं यहां पे डिफ्लेक्शन लिख रहा था, जब यहां पे सॉरी डिफॉर्मेशन की बात कर रहा था कि P की वजह से डिफॉर्मेशन आ रही थी डेल्टा 1, यहां पे डिफॉर्मेशन आ रही थी डेल्टा 2, तो P1 प्लस P2 की वजह से डिफॉर्मेशन होगी डेल्टा 3 विल बी इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। वहां तो ये वैलिड था, क्यों, क्योंकि आपका डेल्टा था PL ओवर AE, यहां पर P की पावर 1 थी, लेकिन यहां पर जो पावर है वो 2 है, 1 नहीं है, लीनियरली वेरिएबल नहीं है ये। आई होप बात समझ आ रही होगी, ठीक है। चलिए, तो इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो स्ट्रेन एनर्जी के टाइम पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वैलिड नहीं होता है, यह चीज याद रख लेना। तो यहां पे U इज इक्वल, अरे इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, यहां पे U इज इक्वल टू क्या है,
U1 है आपका P1 स्क्वायर L अपॉन 2AE, U2 है आपका P2 स्क्वायर L अपॉन 2AE, और U की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर इंटू L अपॉन 2AE। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे यहां पे आ जाएगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2, आएगा कि नहीं आएगा? आप बेटा U1 प्लस U2 को ऐड करोगे तो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर आ जाएगा इंटू L अपॉन 2A आ जाएगा। लेकिन यहां पे अगर आप एक्सपेंड कर रहे हो, यहां पे 2P1 P2 एक्स्ट्रा आ रहा है, सो U विल बी मोर देन सम ऑफ U1 प्लस U2, U विल बी मोर देन सम ऑफ U1 प्लस U2, ये चीज याद रखना। आई होप बात समझ आ गई होगी आपको। चलिए अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। जनरली आपको कोचिंग के नोट्स में ये चीज नहीं मिलेगी। ये मैंने आपको बताया था कि मैंने गुजरात का जब मैं पेपर दिया था एई का, क्लास 1 और क्लास 2 दोनों मैंने क्वालिफाई किए थे, उसमें ये क्वेश्चन था, वो मेरे को अब तक याद था। ये क्वेश्चन, सेंट वेनेंस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट। जनरली बच्चे यहां पर कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि आपका सेंट वेनेंस थ्योरी भी है, तो वो थ्योरी और प्रिंसिपल में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जब वहां पे आता है तो सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, अरे यार क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा, सेंट वेनेंस थ्योरी से मेरे को आती है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा है? फिर ऐसी गलत टिक मार के आ जाते हैं किसी पे, क्योंकि ईगो पे आ जाती वो बात। ठीक है, चलिए तो अब इसको समझिए, सेंट वेनेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर कितना लंबा हो गया, चलो अभी 26 मिनट का ही हुआ है, ये हम जा सकते हैं, लंबा ले आ सकते हैं। चलिए इसको समझाने के लिए मेरे को यहां पर एक काम करते हैं, इसको वाइड करते हैं, जगह बन जाएगी हमारे पास। चलिए यहां पर मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए हो गया, बात होगी, ठीक है। यहां पर मान लीजिए हमारे पास ये एक बार है, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यहां पे जो लोड लग रहा है, P लग रहा है, तो बेटा बताओ यहां पे एक्सटेंशन कितनी होगी? आपने कहा सर अभी आपने फॉर्मूला बताया PL ओवर AE होगी। इसका मतलब यह है कि आपका यहां पे ये वाला पॉइंट, आपका ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सारे यूनिफॉर्मली एक्सटेंड कर रहे हैं। जितना आपका 1 पॉइंट एक्सटेंड कर रहा है, उतना ही 2 कर रहा है, उतना ही 3 कर रहा है, उतना ही 4 कर रहा है। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? नहीं होता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ऐसा तभी होगा, ऐसा तभी होगा जब आपने यहां पर क्या कर रखा हो, आपने यहां पर एक रिजिड प्लेट लगा रखी हो। जब आपने ये रिजिड प्लेट लगा रखी है और प्लेट पे आप लोड लगा रहे हैं P, तब आपके यहां पे जो एलिमेंट होंगे वो आपके यूनिफॉर्मली एक्सटेंड करेंगे। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली जो है आपने P लोड लगा दिया कहीं पर, आपने डायरेक्टली ये जो P लोड लगा दिया है, इस P लोड की वजह से जो आपका यहां पे एक्सटेंशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहां पे सेंटर में आपको मैक्सिमम डिफॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो स्ट्रेसेस भी जो आएंगे वो आपके अलग अलग आएंगे। हम जो P बाय ए लेते हैं उसमें भी हम ये हमारा एजम्पशन लेके चल रहा होता है कि लोड जो लग रहा है पूरे क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है, तभी P बाय ए लिया हमने, सिग्मा जो लेते हैं हम। ठीक है, तो एक्चुअल में तो ये कंडीशन होती है आपकी, एक्चुअल में ये कंडीशन होती है। तो यहीं पर आता है सेंट वेनेंस प्रिंसिपल। सेंट वेनेंस प्रिंसिपल क्या कहता है कि हां ये बात सही है
कि इसकी डिफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होगी, जहां पे लोड लग रहा है वहां पे आपकी मैक्सिमम आएगी, लेकिन इस लोड से सर्टेन डिस्टेंस पे आपकी यहां पर क्या होगी, आपकी जो डिफॉर्मेशंस आएंगी वो आपकी सेम आएंगी हर एक पॉइंट पे। फार फ्रॉम द लोड जो आपकी यहां पे डिफॉर्मेशन आएंगी वो आपकी सेम आएंगी। आई होप बात समझ आ रही होगी आपको। यहां पर भी आप डायग्राम देखिए, हमने जब यहां पर हमने क्या करा है, यहां पे कंप्रेसिव लोड लगाया है, तो यहां पे सर्टेन डिस्टेंस तक तो आपकी यहां पर क्या हो रहा है, आपके यहां पे नॉन यूनिफॉर्मिटी है, लेकिन यहां से लेके यहां तक अगर आप देखो, यहां से लेके यहां तक देखो तो आपका वो क्या है, यूनिफॉर्म आपको दिख रहा है। आई होप बात समझ आ गई होगी आपको। यही आपका सेंट वेनेंस प्रिंसिपल है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी आपको। तो ये क्वेश्चन आपके दो क्वेश्चन दो बार अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, जो मेरे को मिले हैं, बाकी और भी एग्जाम में पूछे गए होंगे। चलिए, अभी यूपी का पेपर आ रहा है ना बेटा, उसका लेवल जो होता है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज से कम नहीं है। क्वेश्चंस का अगर मैं बोलूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अच्छे क्वेश्चंस देता है वो। कई तो क्वेश्चन ईएससी के उठा के दे देता है, तो उसमें आने के चांसेस हैं इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द स्ट्रेसेस always tend to concentrate in the immediate vicinity of the load and become uniform at a section farther off from the load। क्या हो रहा है, लोड से अगर दूर जा रहा हूं तो वहां पे यूनिफॉर्म हो जा रहा है, और कंसंट्रेट हो रहा है इन द विसिनिटी ऑफ द लोड। तो ये कौन सा है, सेंट वेनेंस प्रिंसिपल। आई होप समझ आ गई होगी बात। इसी को दूसरे फॉर्म में यहां पर दिया गया है, दूसरी फॉर्म में दिया गया है, सेंट वेनेंस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द डिफरेंस, इसका आंसर है फर्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द इफेक्ट्स ऑफ टू डिफरेंट बट स्टैटिकली इक्विवेलेंट लोड बिकम वेरी स्मॉल एट सफिशिएंटली लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम लोड। यहां पर देखिए, यहां पर क्या कह रहा है, इसको समझिए। यहां पर मेरे पास बार था, एक तो मैंने लोड लगा दिया आपका P, मान लीजिए 10 किलो न्यूटन का। मैंने अब क्या किया, मैंने अब 10 को ना लगा के मैंने यहां पे 2 5 के लगा दिए। तो इस लोड से कहीं दूर जाके जो आपके यहां पे इफेक्ट होगा, जो यहां पे आपका इफेक्ट होगा वो आपका नलीफाई हो जाएगा। आई होप बात समझ आ रही होगी। इट बिकम्स वेरी स्मॉल एट सफिशिएंटली लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द लोड। तो ये आपका सेंट वेनेंस प्रिंसिपल ये चीज बोलता है। तो ये नोटबुक में लिख लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होगी, जहां पर आपका एरिया चेंज हो रहा है या फिर जहां पर आपका लोड एप्लीकेशन हो रहा है, वहां पर आपका नॉन यूनिफॉर्मली लोड आपका स्ट्रेसेस नहीं आते हैं। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे नॉन यूनिफॉर्म, यहां पे नॉन अरे यहां पे नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस हैं, यहां पे यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस नहीं आ रहे हैं जहां पे लोड आ रहा है, या फिर जहां पे सडनली एरिया चेंज हो रहा है, तो वहां पे स्ट्रेस का कंसंट्रेशन हो जाता है। ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट पे ज्यादा आ जाता है, एक सर्टेन पॉइंट पे कम आ जाता है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन। ऑलरेडी मैंने आपको समझा रखा है। ठीक है, तो ये सब चीजें यहां पर हो गई हैं। रेजिडुअल स्ट्रेसेस, रेजिडुअल स्ट्रेसेस क्या होते हैं कि यहां पर क्या हुआ, आपने एक मान लीजिए वेल्डिंग करी है, वेल्डिंग करी है यहां पर, तो वेल्डिंग करी है तो यहां पर क्या होगा, आपने हीट करा है उसको, वेल्डिंग हीट होता है ना, तो फिर आपने एकदम से उसको ठंडा कर दिया, तो उसके अंदर स्ट्रेस, यहां पे क्या हो गए, स्ट्रेसेस जनरेट हो गए हैं, तो उसको रेजिडुअल स्ट्रेसेस बोलते हैं। तो ये सब तो स्टील के अंदर आएगा, वो टेंशन मत लीजिए। तो आपका यहां पे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, एंड इसके जितने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको लगाना शुरू कर दीजिए। अब टाइम बर्बाद मत कीजिए, आप फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चन लगाइए, जो आपको डाउट आ रहे हैं मैं एक टेलीग्राम चैनल भी बना देता हूं, वहां पे डालिए, आपको मैक्सिमम हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एंड प्लीज डू शेयर दिस लेक्चर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक नमस्कार, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।